हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसके ऑलरेडी पार्ट नंबर 3 जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसके पूरे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। और आप उसको ज्वाइन करने के लिए यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम माय चैनल डिस्क्रिप्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टू आस्क योर क्वेरीज। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर क्वेरीज इफ यू हैव, and you can also subscribe my channel so that you can get the further updates about it. So moving ahead, हम शुरुआत करते हैं मार्क्सिज्म की, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन की शुरुआत करते हैं। मार्क्सिज्म जो है एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट है। आप अगर अभी तक के यूपीटी पढ़ रहे होंगे या आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, आपने एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर का नाम ज़रूर सुना होगा। उनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है कहीं न कहीं जो है एक बहुत टाइम से 200 साल से जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और इनफैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। कार्ल मार्क्स ने जो-जो आइडियाज़ बताए उसके बेसिस पे बहुत सारे फिलोसोफर्स, आइडियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट अपनी-अपनी रिसर्चेज़ करने लगे। और कहीं न कहीं ये एक बहुत ज़्यादा एक लैंडमार्क था पूरी हिस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है या फिर वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है, ऐसा नहीं है। ये आइडियाज़ भी बहुत पहले के जो फिलोसोफर्स हैं उनको स्टडी करके कंपाइल किए गए हैं। लेकिन ये जो कंपाइलेशन का जो काम है और जो डेवलपमेंट का, जो मॉडिफिकेशन का जो बहुत इम्पोर्टेंट काम था, जो 19th सेंचुरी में मार्क्स जो है, मार्क्स ने जो काम किया ये 19th सेंचुरी के बाद से अब बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं फेमस हुआ है। तो ये जो काम था उस टाइम पे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे जो है स्टेट जो है वो चेंज हो रहा था। कहीं न कहीं स्टेट का जो है जो स्टेट नेचर है, नेचर ऑफ द स्टेट है, वो चेंज हो रहा था। द मॉडर्न स्टेट व्हिच वी सी टुडे वाज़ नॉट देयर, एंड वहाँ पर उस टाइम पे स्टेट का इवोल्यूशन हो रहा था। तो वो इवोल्यूशन कैसे हो रहा था, वो इवोल्यूशन के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है? तो अभी हम समझेंगे कि मार्क्स कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए, उनके आइडियाज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर मार्क्सिज्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट है जो कि कार्ल मार्क्स, ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर हुआ होगा, और उनके ही एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स। इनका नाम आपने बहुत सारी जगह सुना होगा। तो 19th सेंचुरी में ये आइडिया जो है डेवलप हो रहे हैं। फ्रेडरिक एंगल जो है वो भी एक बहुत ही अच्छे जो है फिलोसोफर है। लेकिन मार्क्सिज्म जो है, मतलब जो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, उनका जो है कहीं न कहीं डिफरेंस हमको देखने को मिलता है विद द फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है? मार्क्सिज्म जो है 3 इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? मार्क्सिज्म को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? समझते हैं कि 3 क्या है? वो है एक इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ को अगर आप इकोनॉमिकली, मार्क्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उन्हें लगता था, आपको अगर थोड़ा-सा भी उनके बारे में पता होगा, कि क्लासलेस सोसाइटी में वो एम्फसाइज़ करते थे। तो कहीं न कहीं उन्होंने इकोनॉमी को पॉलिटिकल के साथ जोड़ा, ठीक है? और उसके बाद थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, यानी मैंने आपको इससे पहले समझाया था, अगर आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा होगा, नॉर्मेटिव थ्योरी, और आपने थ्योराइजिंग द पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल अप्रोच में हमने समझा था कि हिस्टोरिकल अप्रोच से हम हिस्ट्री को किस तरीके से, मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं जिसे हम हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए उसको एनालाइज करके हम ये बताते हैं कि प्रेजेंट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है? फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी के ग्राउंड्स पे, यानी फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी भी एक ग्राउंड था मार्क्सिज्म का। तो 3 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हो गए, अलग-अलग इंटरडिसिप्लिनरी उन्होंने जो है स्टडी की है। अब बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। रशियन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा इफ यू हैव स्टडीड इन 9th और 10th। रशियन रिवॉल्यूशन में मार्क्स जो है, मार्क्स का जो आइडियाज़ थे, ठीक है? मार्क्स के जो आइडियाज़ थे वो व्लादिमीर लेनिन एंड जोसेफ स्टालिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। ठीक है?
देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्क्सिज्म नाइन मतलब जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, वो 19th सेंचुरी के स्कॉलर थे। और उनके डेथ के होने के बाद आपको एक बहुत फैंटास्टिक चीज दिखेगी कि उनकी लाइफ में कभी भी मार्क्सिज्म का कहीं यूज नहीं हुआ। उनकी लाइफ में कभी भी किसी ने मार्क्सिज्म के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाया। जो बेस्ट आपको क्या कहते हैं जो आइडिया दिखेगा, वो आपको आइडिया दिखेगा रशियन रिवॉल्यूशन का, जो कि आपको जोसेफ स्टेलिन के अंदर दिखेगा और व्लादिमीर लेनिन के अंदर दिखेगा। और ये ही जो है बेसिस था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। तो लेनिन जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे किससे, मार्क्स से, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो रशियन रिवॉल्यूशन किया और जो एक स्टेट का फॉर्मेशन किया, वो किसके आइडियाज के बेसिस पे किया, कार्ल मार्क्स के आइडियाज के बेसिस पे। मतलब आपके आइडिया जरूरी नहीं इस जो है सेंचुरी में काम आए, हो सकते हैं नेक्स्ट सेंचुरी में, उसके आने वाली सेंचुरीज में भी आपके आइडियाज काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कार्ल मार्क्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वार टू के बाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आई फील, अगर आपने 11th या 12th क्लास में आपको कोल्ड वार का चैप्टर होगा, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा कि हाउ द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड आफ्टर 1945। आपको ये भी पता होगा कि कोल्ड वार क्या होता है। और 1945 के बाद हम ऑलरेडी दो वर्ल्ड वार विटनेस कर चुके थे और इतनी तबाही, इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि हम एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डेटरेंस आपने पढ़ी होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि यूएसएसआर और यूएसए दो जो है आप मेजरली वर्ल्ड जो है डिवाइड हो जाता है। और ये सिर्फ डिवीजन जो है पावर के लिए नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल डिवीजन था। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिवीजन था। और ये डिवीजन किस चीज का था, कि बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो आप समझिए कि उस टाइम पे क्या होता है कि एक तो आइडिया क्या होता है लिबरल कैपिटलिज्म का। मार्क्स ने लिबरल कैपिटलिज्म को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। ठीक है, लिबरल कैपिटलिज्म को चैलेंज करके उन्होंने सोशलिज्म का आइडिया दिया, मार्क्सिज्म का आइडिया दिया। ठीक है, तो लिबरल कैपिटलिज्म यूएसए का फिलोसफी थी, यूएसए की जो है प्रैक्टिस में था पोस्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, और दूसरा जो है जो कि हम देख रहे हैं रशिया का जो स्टेट है यूएसएसआर, तो यूएसएसआर का जो स्टेट है वो किसके आइडिया से इंस्पायर्ड है, मार्क्स के आइडिया से। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि मार्क्सिज्म क्या होता है। अभी तक हमने कैपिटलिज्म को समझ लिया, कैपिटलिज्म क्या है, और हमने लिबरलिज्म को भी समझ लिया। अब बारी आती है मार्क्सिज्म की। तो 1859 में कंट्रीब्यूशन जो है, एक बुक लिखते हैं मार्क्स, एक बुक लिखते हैं क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें मार्क्स जो है बहुत प्यारे तरीके से कुछ आइडिया बताते हैं अपना, उसको हम समझेंगे। ये कुछ लिखा हुआ है, इनका खुद के जो एक्सट्रैक्ट है ये बुक का दिया हुआ है मार्क्स की बुक से। लेकिन ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको जो है मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी जो है, ईजी सा मतलब है इसका। तो हम समझेंगे कि सोशल प्रोडक्शन, जैसे कि मैन जो है सोशल प्रोडक्शन कैरी करते हैं। अब सोशल प्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, इसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्यों नहीं कहा जा रहा है। देखिए सोशल प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन आइसोलेशन में नहीं होता है, उसमें वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मास्टर इन्वॉल्व होता है, उसमें लेबर कैपिटल वेज सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करते हैं, डेफिनेट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, मतलब जो डेफिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि इंडिस्पेंसिबल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ देयर विल। देखिए दो चीजें समझने की है, वो यहाँ पर ही कहना चाहते हैं, बहुत ही इजी सी बात मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए एक तो आप अगर समझ लीजिए, एक आपके जो है क्या कहते हैं घर में कोई भी इंसान एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, या तो वो एज अ वर्कर काम करेगा, या तो वो एज अ मैनेजर काम करेगा, या तो एज अ बॉस काम करेगा। एक पर्टिकुलर डेफिनेट पोजीशन पे काम करेगा और वो एक डेफिनेट रिलेशनशिप में एंटर हो जाएगा। और वो मार्क्स कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ देयर विल। ठीक है, और ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये जो है मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे कोरस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आप समझेंगे कि आप अगर एक वर्कर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आप मैनेजर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, आप वर्कर की पोजीशन पे ही काम करते रहेंगे। ठीक है, द टोटल ऑफ दिस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब मार्क्स का जैसे कि कहना था, और आपने सुपर स्ट्रक्चर जो पढ़ा होगा, जो कि हम ऑफन डिस्कस करते हैं अबाउट मार्क्स, वो क्या है कैसा है हम जरा देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एक ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्राइंगल अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल में क्या होता है वो समझते हैं। तो ये ट्राइंगल में ये होता है कि कुछ लोग हमेशा बॉटम पे रहेंगे, कुछ लोग जो है वो मिडिल में रहेंगे,
और कुछ लोग ऊपर रहेंगे। और ऊपर आते-आते जो ट्रायंगल है छोटा होता जा रहा है, नीचे जो है वाइट बेस है, ये वर्कर्स का क्लास है, ठीक है? ये क्लास कौन-सी है? ये वर्कर्स की क्लास है। ये उसके ऊपर वाली क्लास कौन-सी है? हमारी जो एक मिडल क्लास जो बाद में हम जिसे कहते हैं, या फिर आप इसको मैनेजरियल क्लास ले लीजिए, जो भी क्लास लेना है। और जो उससे ऊपर वाली जो फाइनल क्लास है, वो कौन-सी क्लास है? हमारी एलीट क्लास, जिसे हम बुर्जुआ क्लास भी कहते हैं। ओके? तो ये 3 तरीके की हमारी क्लासेस का डिवीजन हो गया। व्हाट ही वांट टू एम्फसाइज इज कि एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये रिलेशनशिप क्या बनाते हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही एक फाउंडेशन बनाते हैं, जिससे एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस होती है। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि मार्क्स हमेशा इकोनॉमी पे एम्फसाइज करेंगे। वो कहते हैं कि सब कुछ भाड़ में गया, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सब कुछ भाड़ में गया, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक बेसिस है वो ही डिसाइड करेगा आपका बाकी सारी चीज़ें, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, हर चीज़। बाकी सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप वर्कर हैं, तो आपके फ्रेंड्स क्या रहेंगे? आपके फ्रेंड्स भी यूजुअली वर्कर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर रहेंगे। आपके फ्रेंड्स जो है आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपके फ्रेंड्स जो है ओनर्स तो नहीं रहेंगे, बड़े-बड़े ओनर्स जो है कंपनी के जो है वो आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ये डिफाइन कर रहा है कि आपका सोशल स्टेटस क्या होगा। आर यू गेटिंग मी? तो यही जो है मार्क्स एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? और यही चीज़ जो है मार्क्स बताते हैं। अब मार्क्स से बताते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका इकोनॉमिक बेस ही जो है, इकोनॉमिक बेस ही डिक्टेट करता है सारे सोशल रिलेशनशिप्स को, ठीक है? और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है एक सोशल पॉलिटिकल पोजीशन जो होता है एक पर्सन का, वो कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक पोजीशन। अगर हम इसको समझते हैं तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मार्क्सियन फिलोसफी के, वो हम समझेंगे वो कैसे होते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सोसाइटी का, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताया, मैं आपको फिर से वो बता देती हूँ। एक ट्राइंगल है, ठीक है? एक ट्राइंगल है, इसमें आपने नीचे जो है आपके वर्कर्स हैं, ऊपर जो है आपके जो है ओनर्स हैं, बीच में आपके समझ लीजिए मिडिल क्लास है। 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो है मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है वो उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये सब चीज़ों में मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, जिससे कि जो एक इंसान जो है प्रोड्यूस कर रहा है, जो वर्कर्स है, वो भी जो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। मैनेजरियल क्लास भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आती है, ओनिंग क्लास भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आती है, ठीक है? तो 2 चीज़ें यहाँ पर एम्फसाइज़ की जा रही है कि एक तो ये है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक तो मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है? और लार्जर प्रोडक्शन रिलेशंस होता है, जो सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा राइज़ हो रहा है, इकोनॉमिक बेस से राइज़ हो रहा है, ठीक है? सुपर स्ट्रक्चर कैसा राइज़ हो रहा है? एक इकोनॉमिक बेस से राइज़ हो रहा है, ठीक है? जिसे समझते हैं, बहुत ध्यान से आपको इसको थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा। देखिए, आप जहाँ भी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं, आपके कुछ सोशल कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? जैसे कि आप एक जगह पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो आप डॉट्स पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जो डॉट्स है, ये आप हैं, ये लोग हैं, ठीक है? एक जगह पे बहुत सारे लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं और ये जितने भी सारे डॉट्स हैं, ये उनके सोशल कोऑर्डिनेट्स हैं। हर सोशल कोऑर्डिनेट का एक डेफ़िनेट प्लेस है, जो वो एक्योर करता है। व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज इज कि हर एक डॉट जो है, हर एक डॉट है ना, हर एक जो पर्सन है, समझ लीजिए हम इस पर्सन को, एक पर्सन को पर्टिकुलरली ले लें, तो हर एक पर्सन जो है उसका खुद का एक सोशल कॉन्शियसनेस है, ठीक है? सोशल कॉन्शियसनेस मतलब वो क्या सोचता है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, और वो अपने आप को किस तरीके से समझता है, वो एक का सोशल कॉन्शियसनेस का फॉर्म है, ठीक है? तो वो सोशल कॉन्शियसनेस है। तो मार्क्स भी कहते हैं कि ये जो समझ लीजिए, ये जो आप डॉट है, ये आप है, और ये आपका सोशल कॉन्शियसनेस है। तो ये जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये कहाँ से आएगी? आपके इकोनॉमिक बेस में से आएगी। मतलब ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, इसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका सोशल कॉन्शियसनेस क्या होगा। जैसे कि मार्क्स का अल्टीमेटली कहना क्या है कि अगर प्रोलेटरिएट क्लास को ये समझ में आ जाए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं,
तो उनके अंदर एक सोशल कॉन्शियसनेस आ जाएगी और फिर वो रिवॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली कम्युनिस्ट स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्शियसनेस की बात है। अब हम समझते हैं कि एक इंसान की जो पॉलिटिकल सोशल जो आइडियोलॉजी होती है, कॉन्शियसनेस होती है, ये सब की सब किससे डिफाइन हो रही है, उसके इकोनॉमिक बेस से। अभी मैंने आपको समझाया ये बात कि जो आप जो है आपका जो सोशल आइडियोलॉजी है, आपका कॉन्शियसनेस है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी में, वो किससे डिफाइन होगी, आपके इकोनॉमिक बेस से। बाकी कुछ भी आपका लेना देना नहीं है। ठीक है, ये किसका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये मार्क्स का कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमको इससे डेफिनेटली मालूम पड़ता है। इसके बाद हमें और क्या समझ में आता है, इसके बाद हमें ये समझ में आता है कि मार्क्स जो है हमेशा इकोनॉमिक फाउंडेशन को ही लेते हैं। ये समझ लीजिए आप, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर लाइस एट द हार्ट ऑफ मार्क्स होल स्कूल ऑफ थिंकिंग। मार्क्स ने जितना भी सोचा उसके अंदर सबसे सबसे बेसिस जो चीज है, जिसके पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, आप कहते हैं ना, वो होता है इकोनॉमिक बेस। मतलब वहां पर ना क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि मार्क्स जो है जब बड़े होते हैं, ठीक है, वो अपने आसपास क्या देखते हैं, कैपिटलिज्म देखते हैं। इंडिया में अगर वो बड़े होते तो शायद वो कास्ट के बारे में लिखते, लेकिन इंडिया में जैसे कि आप समझिए तो कास्ट, आपको रिलीजन, आपको जो है बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे जेंडर और बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पर उनको क्या दिखता है, उन्हें सिर्फ दिखती है क्लास, उन्हें सिर्फ दिखते हैं रिच पुअर। ठीक है, उन्हें दिखती है बुर्जुआ क्लास, उन्हें दिखते हैं प्रोलेटरिएट। तो उन्होंने उनका जो एंटायर फोकस जो है वो क्लास पे बना लिया। और उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सब लोग इक्वल हो जाए सोसाइटी में, क्लासलेस सोसाइटी बन जाए, तो सारा तरीके का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, सब फ्री हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। यही उनका बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो यही जो है इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है, वही जो है हार्ट है ऑफ द मार्क्स होल स्कूल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। तो हमें ये समझना है कि अब मार्क्स का क्या कहना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अब एक मटेरियलिज्म जो एक वर्ड है वो तो इकोनॉमिक से रिलेटेड आपको दिख ही रहा होगा, और हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें सोसाइटी में है, वो हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। एक बहुत ही प्यारा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, इससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वो आप समझते हैं हम। ठीक है, देखिए एक चीज आप समझिए कि वो बताते हैं मार्क्स कि आज के टाइम पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी में चीजें हैं, और ये सब इसकी जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है क्लास स्ट्रगल की। ठीक है, मतलब हिस्ट्री जो है वो मार्क्स क्या करते हैं, एक डायरेक्टियल फॉर्म में करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं। वो बताते हैं कि थेसिस है, सिंथेसिस है और एंटीथेसिस है। अब ये थेसिस, सिंथेसिस और एंटीथेसिस क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे। देखिए मार्क्स का कहना है कि जितना भी सोसाइटी आप पुराना उठा के देख लीजिए, हजारों साल पहले का जो है, मार्क्स मतलब बताना चाहते हैं कि हमेशा से जो स्ट्रगल रहा है वो इकोनॉमिक ऑर्डर के बीच में रहा है। ठीक है, दो क्लासेस के बीच में रहा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अभी उनके टाइम पे जो है वो कहना चाहते हैं कि भले ही बरगवा क्लास हो, बुर्जुआ क्लास हो, सॉरी बुर्जुआ क्लास हो उनके टाइम पे, और एक प्रोलेटरिएट क्लास हो, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस रह चुकी है। कैसे रह चुकी है वो समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मार्क्स बताते हैं कि क्लास स्ट्रगल जो होता है वो डायलेक्टियल होता है, मतलब हमेशा से जो चला आ रहा है, और डायलेक्टियल होता है मतलब मार्क्स इसको तीन चीजों को यूज करते हैं, सिंथेसिस, थेसिस और एंटीथेसिस। तो आई होप आपको अब यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद जो है एलिनेशन का टॉपिक है। ये एलिनेशन का टॉपिक जो है हम समझते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कार्ल मार्क्स इसे एक सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं, और जो कि हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इट्स क्लियर टू यू टिल हियर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड you can subscribe to the channel and you can join the telegram group so that you can get the notes of this particular chapter. So I hope अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can comment out in the comment section. I'll be glad to solve it. Okay, so bye bye. Till then we meet in the next video.